हाउस सरदार पटेल यूनाइटेड इंडिया। भारत में रहने वाले सभी लोग और उनकी संस्थाएं इस देश की एक गौरवशाली विरासत हैं। हम सभी एक खून और एक भावना से बंधे हैं। कोई भी हमें हिस्सों में बांट नहीं सकता है। इस नाते मेरा सुझाव है कि हम अजनबियों की तरह रहने की बजाय दोस्तों की तरह बैठकर एक साथ कानून बनाएं। भारत के हित और एकजुटता के लिए मैं अपने सारे रजवाड़े मित्रों को कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इनवाइट करता हूं। हम भारत के एक बेहद जरूरी मकाम पर खड़े हैं। एक साथ और एकजुट होकर हम देश को एक नई ऊंचाइयों की तरफ ले जा सकते हैं, जबकि अलग अलग होना हमें कई और नई मुसीबतों के खिलाफ ही ले जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सारे भारतीय राज्य इस बात का ध्यान रखेंगे कि साझा सहयोग का कोई दूसरा और विकल्प नहीं होता सिवाय अराजकता के, यानी बिखराव और एनार्की। यदि हम कॉमन ड्यूटीज और बाकी कामों को एक साथ करने में नाकामयाब होते हैं तो ये बिखराव छोटे हों या बड़े, सभी राज्यों को तबाह कर देगा। दोस्तों, ये शब्द हैं 1947 में भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं को कहे थे जब भारत को एक देश बनाना था। उनकी इस स्पीच के कई हिस्से लिखने वाले वीपी मेनन साहब, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सेक्रेटरी थे, उन्होंने इस स्पीच की इंस्पिरेशन अब्राहम लिंकन के इनॉग्यूरल एड्रेस से ली थी, जब वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके थे और उनको भी ये आशंका थी कि कहीं अमेरिका स्लेवरी यानी गुलामी के मुद्दे पर कई राज्यों में न बढ़ जाए। दोस्तों, भारत की आजादी के समय छोटे, मंझोले और बड़े तौर पर कुल 565 रियासतें थीं, जिनको यूनाइट किए बिना आज के भारत की आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। अगर सरदार पटेल ने इंडिया को यूनाइट न किया होता तो शायद आज गोल्डन क्वाड्रिलैटरल जैसा एक्सक्विजिट ट्रैवल रूट एग्जिस्ट भी नहीं करता और आपको दिल्ली से जयपुर तक के लिए ही वीजा लेना पड़ जाता। तो आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे भारत के आयरन मैन ने भारत को एक यूनाइटेड इंडिया बनाया, कौन से तरीके और कौन सी कूटनीतियां अपनाई, और कश्मीर, हैदराबाद के अलावा वो और कौन से स्टेट्स थे जिन्होंने इंडियन डोमिनियन को ज्वाइन करने से इनकार किया था। लेकिन ये जानने से पहले उन हालातों पर नजर डालते हैं जिसमें ब्रिटिशर्स भारत को छोड़कर गए। बैकग्राउंड। दोस्तों, 1947 भारत की आजादी का साल और 15 अगस्त हमारी आजादी का दिन और इंडिया के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड लुई माउंटबैटन की रिटर्न डेट थी। जी हां दोस्तों, ऐसा कई जगहों पर लिखा है कि सिंस माउंटबैटन की रिटर्निंग टिकट अगस्त 15 की थी तो उन्होंने इसी डेट को इंडिया को डोमिनियन और ट्रांसफर ऑफ पावर का दिन चुना। लेकिन एक्चुअली में ब्रिटिश ने हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की उन 565 रियासतों पर भी राज किया था जो आजादी के ठीक 15 अगस्त को आजाद होने वाली थी। ब्रिटिश हुकूमत ने इन सारी 565 रियासतों के जो भी एनेक्सेशंस किए थे वो एक पैरामाउंसी के तहत थे और ब्रिटिश हुकूमत की ये शर्त थी कि उनके जाते ही वो सारी प्रिंसली स्टेट्स वापस उसी स्टेज में होंगी जो उनके एनेक्सेशन के पहले थी, फिर वो बैटल ऑफ प्लासी के बाद की गई हों या फिर 1857 की रिवोल्ट के बाद। दोस्तों, पैरामाउंसी के खत्म हो जाने से रिपरकशंस और डरावने रिजल्ट से उस वक्त के सारे लीडर्स फियरफुल थे। वीपी मेनन ने एक बार सरदार पटेल से यह भी कहा कि ब्रिटिशर्स का 200 साल तक इंडिया का शोषण करने के बाद बगैर किसी कॉम्पेंसेशन प्लान और इंडिया को बिखरा हुआ छोड़कर जाना अब तक की सबसे बड़ी डिससर्विस है। लेकिन सरदार पटेल ने इसे एक मौके के तौर पर भी देखा कि भारत एक नई शुरुआत करेगा जिसमें कोई भी पहले से लिखी गई ट्रीटीज शामिल नहीं होंगी, किसी भी पुरानी संधि का कोई नामो निशान नहीं होगा। पर ऐसा कैसे मुमकिन था? ऐसा पॉसिबल था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से, जिसके बारे में अब हम जानेंगे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। दोस्तों, सरदार पटेल और उनके सेक्रेटरी वीपी मेनन इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ थे कि यह बहुत ही अनसर्टेन टाइम है और इसमें क्विक डिसीजंस लेने की बेहद जरूरत है। कांग्रेस और बाकी मेंबर्स भी इस बात को बखूबी जानते थे।
प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पूरी कैबिनेट ने इस सिचुएशन से निपटने के लिए सरदार के ऊपर पूरा भरोसा किया। 25 जून 1947 को एक इंटरिम कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें स्टेट्स डिपार्टमेंट नाम का विभाग बनाया गया, जिसके हेड सरदार पटेल हुए और वीपी मेनन उसके सेक्रेटरी। यह डिपार्टमेंट सिर्फ इसी सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए ही बनाया गया था। इस वीडियो के सबसे शुरू का स्टेटमेंट जुलाई 5, 1947 को दिया गया था। उसके बाद पटेल ने कई महाराजाओं को बुलाकर मीटिंग की। 10 जुलाई को सरदार पटेल पटियाला और ग्वालियर के महाराजाओं से मिले और उनको इंडिया को साथ बिल्ड करने के लिए कहा। उस मीटिंग में बड़ौदा के महाराज बीएन मित्तर, बीकानेर के महाराज केएम पानिकर और पटियाला के महाराजा हरि शर्मा भी मौजूद थे। 24 जुलाई को नाबानगर, मैसूर और बाकी और भी कई राजाओं से मिलने के बाद मेनन और पटेल ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ड्राफ्ट किया, जिसके तहत प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन डोमिनियन में शामिल होने के लिए साइन करना था। यह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया का एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आज के इंडिया की नींव कहीं ना कहीं इन्हीं सिग्नेचर्स से हुई जो उन सारे प्रिंसली स्टेट्स ने किया। पर ऐसा क्या था इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में? आइए जानते हैं। 3 कीज फॉर एक्सेशन। दोस्तों, सरदार पटेल ने प्रिंसली स्टेट्स को 3 इंपॉर्टेंट चीजों के एक्सेशन के लिए राजी किया: डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन। इसमें डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स का प्रोविजन पहले से था, लेकिन सरदार और मेनन ने बाद में कम्युनिकेशन को भी जोड़कर एक बेहद इंपॉर्टेंट कन्विंसिंग फैक्टर को ऐड कर दिया था। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस की। डिफेंस में दोस्तों नेवी, आर्मी और एयरफोर्स शामिल था। यानी अगर फ्यूचर में किसी भी प्रिंसली स्टेट के ऊपर किसी कंट्री, आर्मी या किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई अटैक होता तो वहां इंडियन डिफेंस फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता। कई राजाओं ने माउंटबेटन से यह भी कहा था कि वो इस मैटर को अपने आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में हथियारों के कैसे रूप आ चुके थे ये किसी से छुपा नहीं था, फिर वो हाई एंड फाइटर प्लेन्स हों या इवन न्यूक्लियर बॉम्ब्स। सेकेंड था एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी किसी दूसरे देश के साथ कोई ट्रीटी, किसी क्रिमिनल का एक्सट्रेडिशन, सरेंडर और बाहर रह रहे इंडियंस की सिटीजनशिप से रिलेटेड चीजें। उस वक्त तक यूनाइटेड नेशंस, IMF और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस जैसी ग्लोबल संस्थाएं भी बन चुकी थीं। माउंटबेटन ने राजाओं को यह स्ट्रेस भी किया कि एक्सटर्नल अफेयर्स और डिप्लोमेसी राजाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले ना तो की है और ना ही उन्हें इसका कोई तजुर्बा है। और दुनिया के सारे देशों में दूतावास यानी एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स बनाना, वहां के लिए स्टाफ रखना, उसको ऑर्गेनाइज्ड रखना, उन सारी प्रिंसली स्टेट्स के लिए और भी खर्च बढ़ा देगा। और यह भी उनके लिए काफी शर्म की बात होगी कि कंट्री के फॉरेन अफेयर्स तो वो स्टेट्स खुद संभाल रही हैं, लेकिन अपने ही डिफेंस के लिए वो किसी और पर निर्भर हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट मुद्दा था कम्युनिकेशन। दोस्तों, ये वो फैक्टर था जिसे आप कंट्री की नसें यानी वेन्स कह सकते हैं। किसी भी देश के लिए प्रॉपर संचार और ट्रांसपोर्ट होना बेहद क्रूशल फैक्टर होता है। कम्युनिकेशन में काफी चीजें इंक्लूडेड थी, जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट्स, टेलीग्राम्स, टेलीग्राफ्स, टेलीफोन्स, वायरलेस सर्विसेज लाइक रेडियो और मीडिया ब्रॉडकास्टिंग, जो कि उस समय का आप इंटरनेट समझिए, और उसके साथ साथ बाकी सारे फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। फेडरल रेलवेज, मेजर और माइनर रेलवे स्टेशंस, उनकी सेफ्टी, फेयर्स, टर्मिनल चार्जेस, यानी अगर भोपाल स्टेट कोई प्रोडक्ट बना भी लेता तो उसे खुद ही वो सारे खर्चे उठाने पड़ते, बस एक पड़ोस के स्टेट में डिलीवर कराने के लिए। उसके बाद इंटरचेंज ट्रैफिक और इस पूरे ट्रांसपोर्ट में पैसेंजर्स और गुड्स की सेफ्टी। उसके बाद आता है मैरीटाइम शिपिंग एंड नेविगेशन, यानी किसी पोर्ट से प्रोडक्ट्स की आवाजाही, उनकी डिलिमिटेशन, उसके सारे ज्यूरिसडिक्शन और उसकी पूरी वर्किंग प्रोसेस, जो कि किसी भी कंट्री के रेवेन्यू के लिए बेहद जरूरी है। पूरा एयर नेविगेशन, एयर ट्रैफिक और एविएशन से जुड़ी हुई सेफ्टी के मैटर्स, एयर ट्रैवल की फैसिलिटी और पैसेंजर्स की सेफ्टी, रेलवे से जुड़ी पुलिस फोर्सेस के सारे नियम और कायदे कानून, वो भी इंडिया या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को उनकी टेरिटरीज में हैंडओवर होना था। दोस्तों, सरदार पटेल ये जानते थे कि अकेले उनके कहने से शायद प्रिंसली स्टेट्स को उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऑलरेडी जूनागढ़, हैदराबाद समेत कुछ और भी स्टेट्स अलग होने की इच्छा जाहिर कर चुके थे।
हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ने तो जून 1947 में ही अखबारों के जरिए यह ऐलान कर दिया था कि हैदराबाद एक अलग मुल्क रहेगा। ऐसे में पटेल और मेनन ने माउंटबेटन से मदद मांगी। जानते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। माउंटबेटन जुलाई 25 एड्रेस। पटेल और मेनन ने माउंटबेटन को इस बात के लिए राजी किया कि वो सारे रजवाड़ों को भारत में मिलने के फायदे बताएं। इसके अलावा माउंटबेटन से यह भी कहा कि अगर वो भारत को इस हालात में छोड़कर जाते हैं तो इतिहास कहीं ना कहीं उन्हें इस पूरे केओस का दोषी मानेगा। उन्हें इस बात से लुभाने की कोशिश की कि माउंटबेटन इतिहास के पन्नों में अपना नाम किस हिसाब से लिखवाना चाहते थे। दोस्तों, 25 जुलाई को एक एक्सटेम्परी स्पीच में माउंटबेटन ने ऊपर के तीनों की फैक्टर्स को चेंबर ऑफ प्रिंसेस के एक स्पेशल सेशन में बताया और यह जोर दिया कि इन चीजों को स्टेट्स अपने दम पर मैनेज नहीं कर सकते, और लास्ट में एक कंक्लूडिंग रिमार्क दिया कि आप अपने ठीक पड़ोस की डोमिनियन गवर्नमेंट से भाग नहीं सकते, जिसके बहुत से लोग आपके राज्य के हैं। पटेल और मेनन के एफर्ट्स और माउंटबेटन के एड्रेस के बाद भी ऐसा नहीं था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने के लिए सारे ही प्रिंसली स्टेट्स तैयार थे। कुछ ऐसे भी स्टेट्स थे जो इसके बिल्कुल खिलाफ थे। आइए जानते हैं इन रिलक्टेंट स्टेट्स के बारे में। रिलक्टेंट स्टेट्स। पहले बात करते हैं जूनागढ़ की। जूनागढ़ प्रोमिनेंटली 80% हिंदूज का स्टेट था, जो गुजरात के सदर्न सौराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा था। वहां के नवाब मोहम्मद महाबत खान जी थर्ड पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, जो कि वहां की पॉपुलेशन को बिल्कुल मंजूर नहीं था। नवाब के दीवान शाहनवाज भुट्टो, जो कि पहले कराची में मुस्लिम लीग के एक पॉलिटिशियन थे, उन्होंने नवाब को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया था। यहां आपको बता दूं कि पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो शाहनवाज भुट्टो के ही बेटे थे। जिन्ना की ये चाल थी जिसके जरिए वो कश्मीर का कार्ड खेलना चाहता था कि जब एक हिंदू मेजॉरिटी स्टेट को एक मुस्लिम राजा नहीं रूल कर सकता है, तो कश्मीर, जो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटेरियन स्टेट है, उसको कोई हिंदू राजा रूल क्यों करे। पटेल और माउंटबेटन जिन्ना की इस चाल को कहीं ना कहीं समझ चुके थे। इसलिए पटेल के कहने पर मेनन ने उस रियासत के 2 छोटे राज्यों मंगरोल और बाबरियावाड़ स्टेट्स को इंडिया में मिलाने को मना लिया। इस पर जूनागढ़ के नवाब ने उन दोनों राज्यों पर हमला कर दिया, जिसके बाद पटेल ने मिलिट्री इंटरवेंशन के साथ ही जूनागढ़ का कंप्लीट इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर दिया। महाबत खान ने पाकिस्तान से मदद मांगी, लेकिन कोई हेल्प नहीं आई। इस बात की नवाब को भनक लगने पर वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर कराची भाग गए और इस तरह जूनागढ़ इंडियन डोमिनियन में शामिल हो गया। 20 फरवरी 1948 को एक प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 99.2% वोटर्स ने इंडिया में बने रहने के लिए वोट किया था। पाकिस्तान ने जूनागढ़ के इस जनमत संग्रह को कुछ इंटरनेशनल फोरम्स में इंडिया के खिलाफ कश्मीर के लिए भुनाने की भी कोशिश की, लेकिन भारत ने इसको कामयाबी से काउंटर करते हुए कहा कि इंडिया को ऐसा कदम जूनागढ़ की सरकार की बुरी तरह फेल हो जाने के कारण उठाना पड़ा था। अब बात करते हैं जोधपुर की। जोधपुर उस समय की तीसरी सबसे बड़ी स्टेट थी। वहां के प्रिंस हनवत सिंह राठौड़ इंडिया में शामिल तो होना चाहते थे, लेकिन वो इस बात से ज्यादा अट्रैक्टेड थे कि पाकिस्तान एक नया देश है तो उन्हें अपने हिसाब से व्यापार में कुछ फायदे मिल जाएंगे। उन्होंने जिन्ना के सामने ये शर्त रखी कि कराची पोर्ट उन्हें दे दिया जाए और उनके व्यापार पर टैक्स न लगाया जाए, जिसे जिन्ना ने मान भी लिया था। जब सरदार को इस बात का पता चला तो उन्होंने माउंटबेटन को कहा कि वो हनवत से कहें कि उन्हें पटेल से मिलना चाहिए। सरदार पटेल ने हनवत को वो सारी फैसिलिटीज देने के लिए कहा जो जिन्ना ने कही थी। पटेल ने जोधपुर को कच्छ के पोर्ट से जोड़ने की भी रियायत हनवत सिंह को दी और इस तरह जोधपुर भी इंडियन डोमिनियन का हिस्सा हो गया। जोधपुर के अलग होने का मतलब था कि पड़ोस की बीकानेर और जैसलमेर रियासत का भी पाकिस्तान में मिलने की बड़ी पॉसिबिलिटी होना, और ऐसा होने पर इंडिया और भी बड़ी प्रॉब्लम में आ जाता, जिसे पटेल ने एस्ट्यूट डिप्लोमेसी से सॉल्व किया। जोधपुर से चलते हैं अब भोपाल की तरफ। भोपाल, दोस्तों, भोपाल वो आखिरी प्रिंसली स्टेट था जिसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए थे, और वो भी 30 अप्रैल 1949 को। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान 1926 में गद्दी पर बैठे थे और उन्होंने कई बार यह कोशिश की कि भोपाल एक इंडिपेंडेंट देश बना रहे, लेकिन यह तरकीब ज्यादा दिनों तक काम नहीं कर सकी।
भोपाल को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करने के बाद कुछ वक्त के लिए खुद के दम पर रहने दिया गया। भोपाल इंडिया का हिस्सा तो था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भोपाल के नवाब के ही जरिए होना था। लेकिन वहां की जनता उनकी इर्रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस से बहुत गुस्सा हो चुकी थी। आजादी के बाद 1948 से लेकर जनवरी 1949 तक राज्य में नवाब हमीदुल्लाह के खिलाफ कई आंदोलन हुए। उन्होंने पटेल को सलाह के लिए फोन किया, जिसका सॉल्यूशन पटेल ने यही बताया कि भोपाल को इंडियन डोमिनियन में पूरी तरह शामिल कर लिया जाए, ताकि इंडियन गवर्नमेंट वहां की बागडोर संभाले और वहां की सिचुएशन को काबू में किया जा सके। और उसके बाद क्या था? अप्रैल 1949 में भोपाल भी भारत का एक राज्य बन गया। अब मध्य प्रदेश से चलते हैं दक्षिण की ओर, ट्रैवनकोर स्टेट में। ट्रैवनकोर, दोस्तों, ट्रैवनकोर भी उन स्टेट्स में था जो इंडिया को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। ट्रैवनकोर के राजा सर सीपी रामास्वामी अय्यर, जो कि डिस्टिंग्विश्ड लॉयर भी थे, 1946 में ही ये बात बोल दी थी कि वो ट्रैवनकोर को इंडियन डोमिनियन में ज्वाइन नहीं करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स का यह भी मानना था कि उनके इंडिपेंडेंस के क्लेम के पीछे ब्रिटेन की बैकिंग थी। मोनाजाइट नाम का एक मिनरल, जो कि ट्रैवनकोर में काफी मात्रा में मौजूद था, ब्रिटेन की नजर एक्चुअली उस पर थी। मोनाजाइट की बदौलत ब्रिटेन और बेटर न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करके उस समय इस रेस में आगे होना चाहता था। लेकिन रामास्वामी के इस फैसले से ट्रैवनकोर की जनता खुश नहीं थी, और फिर केरला सोशलिस्ट पार्टी के एक मेंबर ने उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की, जिसके बाद राज्य में इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ने की बहुत पॉसिबिलिटी थी। इस असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद रामास्वामी अय्यर ने इंडियन डोमिनियन को ज्वाइन कर लिया था। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट हैदराबाद की। हैदराबाद, दोस्तों, हैदराबाद का इंटीग्रेशन इंडिया का सबसे चर्चित इंटीग्रेशन था, जिसमें बात इंडियन आर्मी तक पहुंच गई थी। हैदराबाद के निजाम उसामा अली खान ने यह तय कर लिया था कि हैदराबाद ना तो इंडिया के साथ जाएगा और ना ही पाकिस्तान के साथ। निजाम का कहना था कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई युद्ध छिड़ता है तो हैदराबाद की न्यूट्रल पोजीशन होगी और वो किसी का साथ नहीं देगा, जो कि निजाम उस्मान अली का एक झूठ भी था। रजाकार, ये हैदराबाद की एक इंटरनल आर्मी थी, जिसे 1926 में महमूद नवाज खान ने बनाया था, जिसका एक प्राइम मोटिव था हैदराबाद को एक अलग इस्लामिक राजशाही यानी मोनकी के तौर पर निजाम की डायनेस्टी के अंडर बरकरार रखना। इनके अत्याचार और ऑपरेशन के भी कई इंसिडेंट्स जानने को मिलते हैं। इंडिपेंडेंस के टाइम इसके हेड कासिम रिजवी की हेडशिप में रजाकार हैदराबाद से गुजरने वाली सारी ट्रेन को रोकते थे और पैसेंजर्स को लूट लेते थे। हैदराबाद से सटे हुए इंडियन एरियाज में रहने वाले लोगों को बहुत परेशान किया करते थे। एक टाइम पर निजाम को यह ख्याल भी आया था कि तीनों इंपॉर्टेंट कीज की बागडोर इंडिया को देकर हैदराबाद को एक स्पेशल स्टेट बनाए रखा जा सकता है, लेकिन रजाकार का हेड यानी कासिम रिजवी इसके बिल्कुल खिलाफ था। रजाकारों की एट्रोसिटीज से इंडिया के बाकी लोग भी निजाम और कासिम के खिलाफ काफी गुस्से में आ चुके थे। इंडिया के फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा अपनी ऑटोबायोग्राफी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में लिखते हैं कि सरदार पटेल ने उस समय के जनरल करियप्पा से सिर्फ एक सवाल किया था, अगर हैदराबाद के मैटर में पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन होता है तो क्या उसे वो बिना किसी एक्स्ट्रा हेल्प के रिजॉल्व कर पाएंगे? जनरल करियप्पा ने जवाब में सिर्फ एक शब्द कहा, हां। हैदराबाद इंडिया की एक डिप्लोमैटिक जीत भी थी, क्योंकि निजाम उस्मान अली ने तत्कालीन ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली से हैदराबाद को कॉमनवेल्थ में शामिल करने को रिक्वेस्ट किया, जिसे एटली ने ठुकरा दिया। इसके पहले भी निजाम ने हैदराबाद के मेजर एल एड्रूस को यूरोप वेपन और बड़े हथियार खरीदने को भेजा था, लेकिन वो उन्हें किसी भी यूरोपियन कंट्री ने देने से मना कर दिया, क्योंकि हैदराबाद को अब तक किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी थी। हैदराबाद ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया इंडिया के साथ, जो कि ज्यादा दिनों तक नहीं टिका। हैदराबाद एक हिंदू मेजॉरिटेरियन स्टेट था और वहां 1947 के बाद पब्लिक के बीच में उस्मान अली के खिलाफ रिजेंटमेंट बढ़ता ही जा रहा था, और इससे पहले कि सिचुएशन हाथ से बाहर हो जाती, सरदार पटेल ने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को भेजकर हैदराबाद को इंटीग्रेट किया। पटेल का यह भी अंदेशा था कि इंडिया के बीचों बीच एक ऐसे दूसरे देश का होना इंडिया की सिर्फ एक्सटर्नल ही नहीं बल्कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। उस पूरे ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो, क्योंकि हैदराबाद में उस समय 17 पोलो के प्ले फील्ड्स थे,
जो कि इंडिया के किसी एक स्टेट में सबसे ज्यादा थे। अब चलते हैं उत्तर भारत की ओर, कश्मीर के केस को जानेंगे। कश्मीर, दोस्तों, कश्मीर का किस्सा अपने आप में अब हिंदुस्तान के इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा हो चुका है। ब्रीफ में समझें तो उस समय के राजा हरि सिंह ने कश्मीर को एक अलग कंट्री बनाए रखना चाहा, पर यह सिचुएशन अक्टूबर 1947 में बदल जाती है, जब पाकिस्तान के कबाइलों ने कश्मीर को पाकिस्तान में एनेक्स करने के मकसद से अटैक किया, जिसके बाद राजा हरि सिंह ने सरदार पटेल से आर्मी की मदद मांगी। पटेल ने इसी शर्त पर आर्मी की मदद देनी चाहिए कि कश्मीर को इंडिया में शामिल करना पड़ेगा। कश्मीर को स्पेशल स्टेट्स की कैटेगरी में रखने के बाद इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी कबाइलियों को वहां से खदेड़ा, पर पाकिस्तान ने आज भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर के एक पोर्शन को इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। कंक्लूजन, दोस्तों, सारे बड़े स्टेट्स के इंडियन डोमिनियन में शामिल होने के साथ ही जून 1947 से लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक के बीच में सरदार पटेल लगभग हर रियासत के राजाओं से मिले थे। एक उदाहरण के तौर पर बताया जाए तो उड़ीसा क्षेत्र में कुल मिलाकर छोटे बड़े 40 स्टेट्स थे, जिनको मिलाना भी एक बेहद मुश्किल काम था। उड़ीसा जैसे कई और छोटे स्टेट्स के पास 3 ऑप्शंस थे। पहला, या तो वो पुराने तरीके से अपने राज्य में लौट जाएं, पर 1947 में उनके लिए एक लोकल गवर्नेंस चलाना भी बेहद मुश्किल था। दूसरा, उन सारे राज्यों को एक साथ जोड़ दिया जाए और यूनाइटेड प्रोविंस यानी आज के उत्तर प्रदेश की तरह एक में मर्ज कर दिया जाए, लेकिन वो भी काफी मुश्किल था क्योंकि कई इलाकों में दूसरी जुबानें बोली जाती थीं। और तीसरा विकल्प था, जिसको पटेल ने पॉसिबल भी किया, कि इन सारे राज्यों को पड़ोस के राज्यों में शामिल कर दिया जाए। दोस्तों, वीपी मेनन अपनी किताब द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स में लिखते हैं कि पटेल मेनन समेत अपने सारे सलाहकारों की बात पर भरोसा करते थे और हर हालात की गहराई को समझते थे। यही कारण है कि प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करने जैसे एक कॉम्प्लेक्स और ऑलमोस्ट नामुमकिन काम मुमकिन हो पाया। जरा सोचकर देखिए कि अगर आपको आज इंडिया के सबसे लंबे हाईवे NH-44 पर जाना होता तो न जाने कितनी ही जगहों पर वीजा लेने की जरूरत पड़ती। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये कहावत तो हम सबने लाखों बार सुनी है, लेकिन इंडिया को इस ताकत का एहसास डिप्लोमैटिकली कराने में सरदार पटेल के इस कंट्रीब्यूशन का ये देश हमेशा कृतज्ञ रहेगा। तो ये हम सभी के लिए बेहद जरूरी है कि धर्म, मजहब, जाति या ऐसी किसी भी चीज के होने से पहले हम भारतीय और सिर्फ भारतीय रहें।